Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. Welcome to our next lecture. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हैश टेबल्स क्या होते हैं और हैशिंग यूजिंग डायरेक्ट एड्रेस टेबल हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ये लेक्चर बेसिकली इंट्रोडक्शन है एक और डेटा स्ट्रक्चर के मतलब जिसको हम हैश टेबल कहेंगे। हैश टेबल्स अब तक हम जितने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं उन सबसे ज़्यादा पावरफुल और उन सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ आपको नज़र आएगी। डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर हमें डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर मिलता है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ और कीज़ को स्टोर करा सकते हैं। अ डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर इट इज़ अ जनरल पर्पस डेटा स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दिस इज़ की वैल्यू पेयर बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, इस डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास कीज़ होती हैं और उनके corresponding वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम स्टोर करा रहे होते हैं। ईच की हैज़ एन एसोसिएटेड वैल्यू आइटम। इंस्टीड ऑफ न्यूमेरिक इंडेक्सिंग की कैन बी यूज टू एड्रेस टू एक्सेस स्पेसिफिक वैल्यूज़। द कीज़ इन अ डिक्शनरी मस्ट बी सिंपल टाइप्स। ठीक है, ये जो कीज़ हम बनाएंगे ये अमूमन सिंपल टाइप की होती हैं या ऐसे डेटा टाइप्स की होती हैं जिनको आप जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इंटीजर्स है या स्ट्रिंग्स है, कम्प्लेक्स इनके स्ट्रक्चर्स नहीं होते। वाइल द वैल्यूज़ कैन बी ऑफ एनी टाइप, कम्प्लेक्स, सिंपल, शॉर्ट और लॉन्ग, कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम एक मार्क्स डिक्शनरी को देखते हैं जिसमें की जो है लेट्स से दैट दिस इज साजिद और उसकी वैल्यू 95। अनदर की नासिर, उसकी वैल्यू 50। अनदर की वाजिद, उसकी वैल्यू 78। अनदर की समर, उसकी वैल्यू 70। या आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि 95 आप यहाँ पे रख दें की के तौर पे और स्ट्रिंग को जो है आप वैल्यू के तौर पे ले आएँ। वो डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट किस किस्म की है और उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। और इस तरह से हम जो है ये की प्रोवाइड करके मार्क्स उसमें से रिट्रीव कर सकते हैं। The concept of a key value store is widely used in various computing systems. For example, कैशे मेमोरी के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, हाई परफॉर्मेंस डेटाबेसेस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, कंपाइलर इसको यूज़ कर रहा होता है एंड मैनी मोर एप्लीकेशंस। यानी आप अपनी प्रोग्रामिंग कैरियर लाइफ के अंदर जो है इसको बहुत सारी जगहों पे आपको ज़रूरत पड़ेगी इस डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने के लिए। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स, डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें हम रन टाइम पे वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। मेन ऑपरेशंस डिक्शनरीज के कौन कौन से होंगे? स्टोरिंग अ वैल्यू, आप इस तरह से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिंग अ वैल्यू, इस तरह से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अपडेटिंग अ वैल्यू, डिक्शनरी की न्यू वैल्यू आप इसको इस तरह से अपडेट भी कर सकते हैं। एंड यू कैन सर्च एंड रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम दैम। इवन कुछ लैंग्वेजेस में आपको इस तरह भी ऑप्शन मिलेगा, लेट्स जैसे हमने प्रीवियस उसके ऊपर मार्क्स को देखा था। ठीक है, तो मार्क्स डॉट अपेंड आपको मेथड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में आपको चीज़ मिल जाएगी अपेंड और आप नई एक्स वैल्यू उसमें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एक्स वुड बी अ पेयर ऑफ की एंड वैल्यू। तो यूँ ज़रूरी नहीं है कि ये वाली नोटेशन आपको लैंग्वेज के अंदर मिले, इस किस्म की नोटेशन भी मिल सकती है या इससे मिलती जुलती नोटेशन भी हो सकती है। बट ऑन द बिहाइंड आपके पास डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर ही काम कर रहा होगा। अ डिक्शनरी इज़ आल्सो कॉल्ड अ हैश, अ मैप और हैश मैप। तो ये मुख्तलिफ नामों से हम इसको एड्रेस करेंगे। डिक्शनरीज आर ऑफन इम्प्लीमेंटेड एज हैश टेबल्स। ठीक है, हैश टेबल्स क्या होंगे ये हम आगे चल के देखते हैं। हैशिंग कैन परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल फॉर इट्स ऑपरेशंस। दैट्स वाई हैशिंग जो है डिक्शनरीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे होंगे। डायरेक्ट एड्रेस टेबल्स। ठीक, डायरेक्ट एड्रेस टेबल्स, डायरेक्ट एड्रेसिंग इज अ सिंपल टेक्निक दैट वर्क्स वेल व्हेन द यूनिवर्स यू ऑफ कीज इज रीजनेबली स्मॉल। यानी आपके पास ये कीज़ होंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो ये यूनिवर्स है बेसिकली सेट ऑफ कीज़।
अगर ये कम हो तो आप डायरेक्ट एड्रेस टेबल ले सकते हैं। डायरेक्ट एड्रेस टेबल में क्या होगा, 1 वाली वैल्यू को जो है 1 वाली जगह पे ही आप प्लेस करा दें 1 स्लॉट में ही, 2 को 2 वाली स्लॉट में एंड सो ऑन, ठीक, या इससे मिलता जुलता कोई और हम टेक्निक डिज़ाइन कर लेंगे। टू रिप्रेजेंट दिस डायनामिक सेट एन अरे कैन बी यूज्ड नोन एज डायरेक्ट एड्रेस टेबल। ठीक है, इस तरह से हम एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल बना लेंगे, अरे बना लेंगे, और मिसाल के तौर पे हम डिक्शनरी का साइज़ जो है वो रखना चाहते हैं 10, तो 10 एलिमेंट की हम एक अरे क्रिएट कर देंगे। स्लॉट के रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स इन द सेट विद की के। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको यहाँ बताई कि जी स्लॉट 1 में जो है वो तमाम वैल्यूज़ होंगी जो कि जिनकी की 1 होगी एंड सो ऑन। Each of the basic operation takes O of 1 time and is given as direct address। अच्छा, अब ये 3 ऑपरेशंस हैं, सर्च, रिटर्न टी के, इंसर्ट करना है आपने तो जो भी की होगी उस की वाली लोकेशन पे जाके आप एक्स को एड्रेस प्लेस कर देंगे, और अगर आपने डिलीट करना है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू जगह पे जाके उसको डिलीट कर देंगे। जी, तो यहाँ पे हमें ये समझ आ गया कि हम किस तरह से यूनिट टाइम यूज़ करते हुए डायरेक्ट एड्रेस टेबल में वैल्यू इंसर्ट, अपडेट, सर्च और डिलीट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को और डिटेल से देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक की है जिसकी वैल्यू 0 है तो वो मैप होगी कहाँ पे, डायरेक्ट एड्रेस टेबल में उसके 0th लोकेशन के ऊपर। इसी तरह से वन वैल्यू वाली की जो है वो 1 लोकेशन पे मैप होगी, 2 वाली 2 लोकेशन पे एंड सो ऑन। ठीक, और अगर हमारे पास इस वैल्यू की कोई की नहीं है तो यहाँ पे नल प्लेस होगा। ठीक, सो इस केस के अंदर अगर मैं ये देखूँ कि मुझे वैल्यू 5 को स्टोर कराना है, एक ऐसी की जो कि 5 है उसके साथ वैल्यू कोई भी एसोसिएटेड हो, तो मैं उसको 5 वाली लोकेशन पे प्लेस कर सकता हूँ। ठीक, सो इंसर्ट कितना टाइम लेगा, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे प्लेस करना है तो इंसर्ट विल टेक 1 टाइम। और इसी तरह से अगर मेरे पास 6 वाली पहले से की स्टोर हुई है और मैंने उसको रिट्रीव करना है तो उसको मैं 6 वाली लोकेशन से डायरेक्टली उठा लूँगा। ठीक, यूजिंग दिस मेथड, तो ये भी मेरे पास एक टाइम ही लगेगा। और अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास की 8 पहले से मौजूद है और इस की को मैं इसकी वैल्यू को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नल प्लेस करा दूँगा, इट विल टेक 1 टाइम, यूनिट टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये तीनों ऑपरेशंस जो है यूनिट टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट एड्रेस टेबल अप्रोच जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें इश्यूज़ क्या आ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा मेरिट जो है वो ये है कि आप डिक्शनरी ऑपरेशन जो है वो θ1 टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जैक्टली 1 टाइम लेके आप इंसर्ट, डिलीट और सर्च कर सकते हैं। लेकिन देयर आर सम इश्यूज आर द लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद दिस डायरेक्ट एड्रेस टेबल अप्रोच। नंबर 1, आपको पहले से पता हो द प्रायर नॉलेज ऑफ द मैक्सिमम की वैल्यू टू डिफाइन द साइज ऑफ डायरेक्ट एड्रेस टेबल। आपको पता हो कि सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास कौन सी पड़ी हुई है ताकि आप अपना अरे साइज उतना बड़ा डिफाइन कर सकें। प्रैक्टिकली यूजफुल ओनली इफ द मैक्सिमम वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर वैल्यू जो है आपके पास बड़ी हो तो उस केस में ये आपके पास यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि आप लेट्स से दैट हमारे पास एक वैल्यू स्टोर हमने करवानी है जो यूनिवर्स है हमारे पास, that consists of 1, 2, 3, 10 and 100 these values। ये की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। इसके लिए जब हम अरे डिफ़ाइन करेंगे तो साफ ज़ाहिर अरे हमें बहुत बड़े साइज़ की डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, वेयर इट वुड स्टार्ट फ्राम 0 एंड इट वुड एंड एट 99। और हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 5 हैं जो हमने स्टोर की हुई होंगी। मिसाल के तौर पे 1 यहाँ स्टोर होगा, उसके बाद 2 स्टोर होगा, उसके बाद 3 स्टोर होगी। ठीक, और उसके बाद कहीं दरमियान में आके हमारे पास की 10 स्टोर होगी,
और आखिर में जो हमारे पास है की 100 ये स्टोर हुई होगी और ये सारी मेमोरी लोकेशंस ये हमारे पास वेस्ट हो जाएंगी, अनयूज्ड होंगी। ठीक, इसी कंसेप्ट को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और आप यहाँ पे 1000 वैल्यू ले लें। ठीक, और फिर देखें कि आपके पास कितनी ज़्यादा मेमोरी वेस्टेज में आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, ड्रॉबैक है विद डायरेक्टेड एरेस टेबल। फॉर लार्जर मैक्सिमम वैल्यूज वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस इज ह्यूज। ठीक, ये बात हमें समझ आ गई। एक और इशू भी इसके साथ आ रहा है, वो ये है कि जी फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 है और 3 की को हमने यहाँ पे स्टोर करवाया हुआ है। ठीक, और हमारे पास एक और की भी अगर मौजूद है 3, अब इसको कहाँ स्टोर करवाएं? इसको भी यहीं स्टोर करवाएं अगर, तो ये प्रीवियस की को रिप्लेस कर देगा और नई की स्टोर हो जाएगी। यानी डबल कीज़ एक ही लोकेशन में तो स्टोर नहीं हो सकती, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। तो इस वजह से डायरेक्ट एड्रेस टेबल को इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते, हमें इससे बेहतर अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत पेश आती है। हैशिंग फंक्शन। Hashing function is a function that is used to distribute keys among all slots of the directed address table। ठीक है, जो हम टेबल बनाएंगे उसमें हैश टेबल के अंदर किस तरह से कीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जो फंक्शन हम लगाएंगे दैट विल बी नोन एज एच। ठीक है, और एच को हम कीज़ के ऊपर लगा के HK1 और इस तरह से सो ऑन, जैसे कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। होगा क्या कि हम एक की को उठाएंगे और उसके ऊपर कोई फंक्शन लगाएंगे, वो फंक्शन में बताएगा कि किस स्लॉट में इसको हमने प्लेस करना है, तो हम उस स्लॉट में उसको प्लेस कर देंगे। अगेन द प्रॉब्लम ऑफ डुप्लीकेट कीज़ हमारे पास रहेगा, वो भी यहाँ रिजॉल्व नहीं हो रहा। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे पास हैश फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखें कि 2 कीज़ जो है वो एक ही स्लॉट में मैप हो गई हैं, तो ये दोनों इस जगह पे स्टोर होंगी। अब कैसे करना है ये एक अलग प्रॉब्लम है जिसको हम आगे चल के देखेंगे। एट प्रेजेंट हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों कीज़ यहाँ पे आ गई हैं, यहाँ कोई की नहीं है, यहाँ कोई की नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन इस जगह के ऊपर आप देखें तो 3 कीज़ मैप हो गई हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 कीज़ मैप हो गई हैं। ठीक, तो हैश फंक्शन का रोल ये है कि वो की को लेके स्लॉट डिटरमिन करता है कि किस स्लॉट में, अरे की किस स्लॉट में जाके उसको स्टोर करना चाहिए। हैंडलिंग कुलियंस इन हैश टेबल। अब ये हमारे पास अगले प्रॉब्लम का सलूशन है। की कुलियन क्या होगा? देयर मे बी द पॉसिबिलिटी दैट 2 कीज मैप टू द सेम अरे लोकेशन, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। सलूशन क्या है इसका? चूज अ सूटेबल हैश फंक्शन h। एक ऐसा हैश फंक्शन आप चूज़ करें जिसकी कोशिश ये हो कि वो तमाम कीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे अवेलेबल स्लॉट्स में, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली परफॉर्म करे। और दूसरा क्या? यूज़ सम टेक्निक टू मैनेज सच कुलियंस, कि जब कुलियंस आ रहे हो तो कोई आप टेक्निक इस तरह की लगाएं कि आपके एलिमेंट भी स्टोर हो जाएं, कीज़ भी स्टोर हो जाएं और कुलियंस रिजॉल्व भी हो जाएं। For that purpose, to resolve a Boolean, we take chaining for Boolean resolution। यानी चेनिंग हमारे पास एक ऐसा ऑपरेशन होगा जिससे हम Booleans को रिजॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम? नंबर 1, अरे में पहले हम क्या स्टोर करवा रहे थे? की वैल्यू, यानी ये जैसे अरे है मेरे पास हैश टेबल है, तो हैश टेबल में यहाँ पे मैं जो की मैप होती थी उस की को यहाँ पे स्टोर करा देता था। लेकिन अब हम इसको चेंज करें इस अप्रोच को, और हम ये कहते हैं कि ईच स्लॉट इन एन अरे कीप्स द एड्रेस ऑफ द हेड ऑफ ए लिंक लिस्ट, कि हम एक लिंक लिस्ट बनाएं और वो लिंक लिस्ट का हेड जो है वो यहाँ पे स्टोर करवाएं। राइट, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ईच स्लॉट इन एन अरे कीप्स द एड्रेस ऑफ द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हर स्लॉट के ऊपर एक लिंक लिस्ट मेंटेन की गई है और उस लिंक लिस्ट के हेड का एड्रेस यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक, ऑल आइटम्स कोलाइडिंग इन वन स्लॉट आर प्लेस्ड इन द सेम लिस्ट। अब इंटरेस्टिंगली अगर हमारे पास जैसे प्रीवियस केस में 3 वैल्यू आ रही थी, 2 दफ़ा हम उसको ले रहे थे, तो वो
एक ही स्लॉट में प्लेस होने की बजाय, लेट्स से दैट दिस इज़ 3, तो एक 3 हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे और एक 3 हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक। 1 3 वुड बी स्टोर्ड हेयर एंड अदर 3 वुड बी स्टोर्ड हेयर। तो इस तरह हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि हम जितने चाहे एलिमेंट जो कि एक ही स्लॉट के ऊपर मैप हो रहे हों उनको हम प्लेस कर सकते हैं। और जब हमने इसमें इंसर्ट अपडेट या डिलीट करना होगा तो हम इसी लिंक लिस्ट के अंदर ही जाके इंसर्ट अपडेट और डिलीट करेंगे। नुकसान इसका हमें क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि पहले हम OAuth 1 टाइम लगा के इंसर्ट अपडेट डिलीट कर लेते थे, लेकिन अब हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। इंसर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, सर्च की बढ़ गई, डिलीट की बढ़ गई, ठीक। सो हाउ दैट इज़, हम इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। डिक्शनरी ऑपरेशंस एंड कुलियंस, ठीक। तो द डिक्शनरी ऑपरेशंस ऑन ए हैश टेबल T आर इजी टू इम्प्लीमेंट व्हेन कुलियंस आर रिजॉल्व्ड बाय चेनिंग। मिसाल के तौर पे हम क्या करेंगे कि जब चेनिंग परफॉर्म कर रहे होंगे तो हर आने वाला नया एलिमेंट जो कि किसी पर्टिकुलर की पे पर्टिकुलर स्लॉट के ऊपर मैप होगा, उसके ऊपर हम हैश फंक्शन लगाएंगे। हैश फंक्शन में बताएगा कि किस स्लॉट में उसको प्लेस करना है, इस की को किस स्लॉट में प्लेस करना है। उस टेबल में जाके जो लिंक लिस्ट होगी उसके हेड पे उसको प्लेस कर देंगे, ठीक है ना। यानी इन पर्टिकुलर केस अगर हमारे पास इस तरह से है और ये यहाँ पे लिंक लिस्ट बनी हुई है और इसके साथ ये मैप कर नया आने वाला एलिमेंट, ठीक, तो हम उस नए आने वाले एलिमेंट को जो है इस की के लिंक लिस्ट के एंड पे प्लेस करने की बजाय उसको लिंक लिस्ट के स्टार्ट में प्लेस करेंगे, ठीक है। और इट विल पॉइंट आउट ओवर हेयर एंड दिस विल पॉइंट ओवर हेयर एंड इट विल इन बैक, अगर हम डबली लिंक लिस्ट की बात करें तो इसको पॉइंट करेगा और ये लिंक टूट जाएगा। इस टेक्निक से फ़ायदा ये होगा कि अगर हम हर दफ़ा एंड पे जाके उसको प्लेस करते तो हमें ये ट्रेवर्स करके जाना पड़ता और आखिर में जाके उसको प्लेस करना पड़ता नए आने वाले एलिमेंट को, तो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। लेकिन अब चूंकि हम इसको हेड पे प्लेस करें तो हम फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम में इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब वो टाइम कितना लगेगा? नंबर 1 ये होगा कि आप जो है इसका लिंक इसके साथ बनाएं, नंबर 2 इसका लिंक इसके साथ बनाएं और नंबर 3 इसका लिंक इसके साथ बनाएं। तो आपके पास 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक। अब आप एक आइटम इंसर्ट करें तो 3 ऑपरेशन, दूसरा करें तो भी 3 ऑपरेशन। हर नए आने वाले एलिमेंट के लिए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगी और इसको हम सिस्टमैटिकली कह सकते हैं कि दिस इज़ थीटा ऑफ 1 टाइम, ठीक। एक एलिमेंट को इंसर्ट करने का टाइम हमारा थीटा ऑफ 1 रहेगा। सर्च एन एलिमेंट विद द की k इन लिस्ट टेबल THK, इस केस को हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक। डिलीट x फ्रॉम द लिस्ट THK, ठीक है। और डिलीट साफ ज़ाहिर है, डिलीट करने के लिए भी आपको पहले सर्च करना पड़ेगा और फिर उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये सर्च और डिलीट दोनों जो है इसको हम एक ही केस समझ सकते हैं। डिलीट का जो एक्चुअल ऑपरेशन है, देखें सर्च तो पर्टिकुलर सर्च ऑपरेशन ही है, ठीक। एंड लेट्स से दैट दिस इज डिलीट ऑपरेशन। लेकिन सर्च ऑपरेशन में सिर्फ सर्च होगा, जबकि डिलीट में सर्च और उसके बाद डिलीशन दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। सो वी कैन कंसीडर दीज बोथ ऑपरेशंस एज सिंगल इंस्टांस। एंड हियर इज द सिचुएशन कि ये देखें हमारे पास हमने यहाँ पे हैश फंक्शन लगाया हुआ है, ठीक। हैश फंक्शन ये बता रहा है कि किस की को किस स्लॉट में प्लेस करना चाहिए। K1 जो है वो इस स्लॉट के ऊपर मैप हो रहा है, तो हम इस स्लॉट में प्लेस नहीं कर रहे बल्कि K1 को जो है उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आगे लिंक लिस्ट बन रही है उसमें प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने K4 को डाला, यहाँ पे था, उसके बाद K1 को हमने यहाँ प्लेस किया, वो भी यही मैप हुआ तो उसको उसके हेड पे हमने प्लेस कर दिया। तो इसी तरह से रेस्ट ऑफ द हमारे पास हैशिंग भी परफॉर्म हुई है। हैशिंग विद चेनिंग एनालिसिस, अब हम इसका ज़रा एनालिसिस करके देखते हैं। लेट देयर इज़ अ हैश टेबल T विद m स्लॉट्स दैट स्टोर्स n एलिमेंट्स, ठीक है, वेयर
n is maybe that is less than equal to m or n could be greater than equal to m. ठीक, तो हम इस पर्टिकुलर केस को देखते हैं कि n जो है m से बड़ा है। दोनों केस कंसीडर हम कर लेते हैं। लोड फैक्टर क्या चीज़ होगी? लोड फैक्टर हमें ये बताएगा कि n बाई m, ठीक, अल्फा इज इक्वल टू n बाई m, एवरेज नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन वन चेन, इन अ चेन। ठीक, लेट्स से दैट हमारे पास जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं टेबल के अंदर वो हैं 10 और हमने n को जो है वो 5 एलिमेंट स्टोर करवाए हुए हैं। ठीक, तो n बाई m अल्फ़ा किसके बराबर हुआ? n बाई m। ठीक, दैट इज़ 5/10। तो इसका मतलब ये हुआ ऑन द एवरेज 0.5 एलिमेंट हमने हर स्लॉट में स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा लोड फैक्टर जो है 1 से कम है। दूसरे केस में हम m को 10 कंसीडर करते हैं और n को भी 10 कंसीडर करते हैं। तो इस केस में जो हमारा अल्फ़ा होगा दैट वुड बी 1, यानी ऑन द एवरेज हमने एक एक एलिमेंट हर स्लॉट में स्टोर करवाया हुआ है। हर स्लॉट के जो एसोसिएटेड लिंक लिस्ट है उसके अंदर हमने स्टोर करवाया हुआ है। तीसरा केस जो हमारे पास, लेट दैट हम कहते हैं कि जी m इज़ इक्वल टू 10, स्लॉट हमारे पास 10 ही हैं और n जो है वो हमारे पास हो गया है 20। तो इस केस में जो हमारा लोड फैक्टर है दैट बिकम्स n ओवर, यानी 20/10। इन अदर वर्ड्स हमने ऑन द एवरेज 2 एलिमेंट एक ही स्लॉट में स्टोर करवाए हुए हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर हुए हुए हैं। तो इससे में ये पता चला कि जो अल्फ़ा है हमारा लोड फैक्टर दैट कैन बी लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। इफ़ बैड हैश फंक्शन इज़ यूज्ड, ठीक है, बहुत ही बुरा कोई हैश फंक्शन हम इस्तेमाल कर लें तो वर्स्ट केस हमारा क्या होगा, वो जनरेट हो जाएगा वेयर ऑल एलिमेंट्स आर हैश टू वन स्लॉट क्रिएटिंग अ सिंगल लॉन्ग लिंक लिस्ट। ठीक, वर्स्ट केस फॉर इंसर्ट इज O ऑफ 1, ये हम पहले देख चुके हैं कि हम उसको हमेशा उसके हेड पे ही स्टोर करा रहे होंगे लिंक लिस्ट के। वर्स्ट केस फॉर सर्चिंग इज थीटा n प्लस टाइम टू कंप्यूट द हैश फंक्शन, यानी हम n के n एलिमेंट्स जितने भी उस एक पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में स्टोर हुए हुए होंगे, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास टेबल है, हैश टेबल। ठीक है, तो लेट्स से दैट यहाँ पे हमारे पास n जो है एलिमेंट स्टोर हुए हुए हैं। तो वर्स्ट केस ये होगा जब हम सर्च करने लगेंगे कि हम सबको ही पढ़ें, देखें, और पॉसिबल है कि हमारी सक्सेसफुल हो जाए हमारी सर्च या वो फेलियर में आ जाए। लेकिन टाइम कितना होगा कि एक तो आपको हैश फंक्शन लगाना पड़ेगा, जिस की को आप सर्च करने जा रहे हैं उस की के ऊपर आप हैश फंक्शन लगाएंगे तो इट विल टेक 1 टाइम टू रीच ओवर हेयर। ठीक, और उसके बाद n टाइम हेयर। ठीक, तो हमारे पास जो टोटल टाइम बनेगा इस केस में 1 + n। ठीक, लेकिन अभी हम देख चुके हैं कि हमारा लोड फैक्टर यानी एवरेज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन स्लॉट इज गिवन बाय अल्फ़ा। तो हम 1 + अल्फ़ा टाइम ऑन द एवरेज लगा के, ये वर्स्ट केस होगा और ये एवरेज केस होगा, हम 1 + अल्फ़ा टाइम लगा के किसी भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। Simple uniform hashing. An element n has equal probability to be hashed to any slot. यानी हमारा अगर हैश फंक्शन यूनिफॉर्म हैशिंग परफॉर्म कर रहा हो तो वो आने वाले की को किसी भी स्लॉट में उसको प्लेस करने की उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। फॉर अरे, लेट हमारे पास एक अरे है जिसमें स्लॉट्स हैं J1 से लेकर m-1 तक। ईच स्लॉट हैज़ लिंक्ड लिस्ट एसोसिएटेड विद इट। If Tj is the length of the linked list at slot j, then, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से दैट हमारे पास ये एक
हैशिंग टेबल है, हैश टेबल है, ठीक है। और हर हैश टेबल के आगे जो है एक लिंक लिस्ट लगी हुई है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि टी जे इज़ द लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट एट स्लॉट जे, यानी इस स्लॉट 0 के ऊपर जो लिंक लिस्ट है उसकी हम जो लेंथ निकालेंगे वो हम T0 से निकाल रहे हैं लेट। इसी तरह से अगली जो अरे होगी उसकी लेंथ T1 से, और अगली लिंक लिस्ट की जो लेंथ है दैट इज़ गिवन बाय T2, और फाइनल जो आखिरी होगी उसको हम लेट से दैट Tm-1, क्योंकि स्लॉट्स इतनी है हमारे पास टोटल। अब इन तमाम की लेंथ्स कितनी होंगी, हम इन सारी लिंक लिस्ट की लेंथ निकालें तो वो लिंक लिस्ट जो 0 स्लॉट के ऊपर है उसकी उसकी लेंथ n0, अगले की हिसाब से n1, फिर n2, और आखिर में जो ये वाली है इसकी लेंथ को हम डिनोट करते हैं nm-1 से, ठीक। गिवन दिस, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास क्या होगी किसी भी लिंक लिस्ट की लेंथ की, दैट वुड बी गिवन बाय दिस n/m, अल्फा इज इक्वल टू n/m, ठीक है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कि ख़ुद अपने पेपर के ऊपर ऐसी ही एक हैश टेबल बनाएं, उसके साथ लिंक लिस्ट लगाएं, और फिर उसके ऊपर हर लिंक लिस्ट की जो ये वैल्यूज़ हैं ये हम एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। दैट वुड बी लाइक दिस, समेशन एंड आई, जितनी भी लेंथ्स हैं वो सारी की सारी, वेयर आई गोज़ फ्राम 0 टू m-1, तो ये तमाम लिंक लिस्ट की क्या आ गई आपके पास लेंथ्स आ गई, और उसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्लॉट से। तो हमने ये कहा हुआ है कि ये सारा समेशन जो है दैट इज़ इक्वल टू n, तो हम यहाँ पे n प्लेस कर देंगे और फिर उसको m से डिवाइड कर देंगे, तो वी विल गेट द एवरेज लेंथ ऑफ ईच लिंक्ड लिस्ट। ओके, थ्योरम 11.1, अ हैश टेबल वेयर कुलियंस आर रिजॉल्व्ड बाय चेनिंग, उसमें दो किस्म की हमारे पास सर्चेज हो सकती हैं, सक्सेसफुल सर्च और अनसक्सेसफुल सर्च। तो पहले हम अनसक्सेसफुल सर्च को देखते हैं। एन अनसक्सेसफुल सर्च टेक एवरेज केस टाइम θ1 प्लस अल्फ़ा अंडर एजम्पशन ऑफ सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग, यानी ऑन द एवरेज इसको इतना टाइम कम्प्लेक्सिटी लगेगी अनसक्सेसफुल सर्च में। कैसे? प्रूफ, एनी की के कैन बी इक्वली स्टोर्ड इन एनी स्लॉट ऑफ टेबल, ये हमें पता है। एक्सपेक्टेड टाइम फॉर अनसक्सेसफुल सर्च ऑफ ए की के, अब ये जो की के हम ले रहे हैं, इस की का या इस स्लॉट के ऊपर जो भी एलिमेंट स्टोर हुए हुए होंगे, ठीक है, उसकी लेंथ क्या होगी ऑन द एवरेज। हमने कहा कि हर स्लॉट के ऊपर पड़ने वाली जो लेंथ है दैट इज़ गिवन बाय लोड फैक्टर बाय अल्फ़ा, ठीक है, n/m। अभी हमने पिछली स्लाइड के ऊपर इसको डिस्कस किया। तो n/m उस स्लॉट की हर स्लॉट की लिस्ट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हमारे पास की मौजूद है तो हम की के ऊपर हैश फंक्शन लगाएंगे, ठीक। तो हैश फंक्शन लगा के हम हैश टेबल में एक पर्टिकुलर स्लॉट पे चले जाएंगे, ठीक है। लेट हैश फंक्शन जो है वो इस स्लॉट पे आपको लेके जाता है। तो आगे ऑन द एवरेज जो इसकी लिंक लिस्ट है, इसकी एवरेज लेंथ क्या है? अल्फ़ा। तो हमें तमाम एलिमेंट सर्च करने पड़ेंगे अल्फ़ा एलिमेंट, और तमाम एलिमेंट सर्च करने के बाद पता चलेगा कि ये की और ये तो एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे, तो अनसक्सेसफुल सर्च हो गई। तो उस केस में हमें टोटल टाइम कितना लगा? θ1 प्लस अल्फ़ा। 1 किसके लिए? इसको कैलकुलेट करने के लिए HFK को, और अल्फ़ा इसमें सर्च करने के लिए। तो हमारा टोटल टाइम θ इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा आ गया। थ्योरम 11.2, दूसरा केस कि हमारी सक्सेसफुल सर्च हो जाए, उसमें हमें कितना टाइम लगेगा? एलिमेंट्स टू बी सर्च इज इक्वली लाइकली एनी ऑफ n, यानी हमारे पास अगर ये n स्लॉट्स हैं तो कहीं पे भी हमारा एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि उस की को जिसको हमने सर्च करना है, उस की को लेकर
उसके ऊपर हम हैश फंक्शन लगाएंगे, ठीक, और हैश फंक्शन लगाने के बाद हम उस पर्टिकुलर स्लॉट पे चले जाएंगे। अब हर स्लॉट के साथ कोई ना कोई लिंक लिस्ट लगी हुई है, ठीक है, और इस स्लॉट के साथ भी लिंक लिस्ट लगी हुई है, और ऑन द एवरेज हर स्लॉट की जो लेंथ है दैट इज़ अल्फ़ा, इसकी भी लेंथ क्या होगी, अल्फ़ा, ठीक। अब हम इस अल्फ़ा लेंथ की लिंक्ड लिस्ट में अपनी की को सर्च करेंगे। लेट्स से दैट मेरे पास ये लिंक लिस्ट है जिसका साइज़ अल्फ़ा है, ठीक है, और उसमें ये इस तरह से नोड्स मौजूद हैं। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि पहला एलिमेंट ही मेरी की के रेलिवेंट हो, या दूसरा, या तीसरा, या आखिरी। ऑल पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, यानी मेरे पास 1 टाइम भी लग सकता है, 2 टाइम भी लग सकता है, 3 टाइम भी लग सकता है। इस तरह से चलते चलते मेरे पास अल्फ़ा, चूँकि इसमें एलिमेंट होंगे तो अल्फ़ा टाइम भी लग सकता है, ठीक। तो ऑन द एवरेज मेरे पास सिचुएशन क्या बनेगी, वो बनेगी अल्फ़ा बाई 2, कि इतना टाइम लग सकता है ऑन द एवरेज किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए। तो इससे मुझे पता चला कि एक टाइम इसका लगेगा एच के का, और अल्फ़ा बाई 2 टाइम लगेगा उस लिंक लिस्ट में सर्च करने के लिए। सो आई विल हैव दिस मच टाइम, ठीक, फॉर द सर्च इन सक्सेसफुल सर्च इन अ पर्टिकुलर लिंक्ड लिस्ट। और ये तकरीबन जो है, ये अगर हम इसकी सिम्प्टोटिक बाउंड निकालेंगे तो दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू θ1 प्लस अल्फ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अनसक्सेसफुल सर्च हो या सक्सेसफुल सर्च हो, दोनों केसों में हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी बराबर आ रही है। आई होप कि आपको यहाँ तक का कंसेप्ट, यहाँ तक के आइडियाज़ समझ आ गए होंगे कि हैशिंग फंक्शन क्या है, हैश टेबल क्या है, डायरेक्ट एड्रेस हैशिंग क्या होगी, और हम बुलियन रेजोल्यूशन यूजिंग चेनिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।